Good morning, children. Welcome to Kitty Nursery Primary School. I am class 5 teacher. Today I am going to teach you Social Study Chapter 4, The Tropical Wet Forest. What do you understand by the tropical wet forest? ऐसा रीजन जहाँ पे ज़्यादातर वेट फॉरेस्ट होता है, बहुत घने फॉरेस्ट और जगह जो है मॉइस्चर से युक्त वेट होता है। ऐसे ही कंट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। We have studied various types of climate. Let us now study how people live in different climate condition. The equator passes through the continent of South America, Africa and Asia. The area that lies on both sides of equator is known as equatorial region. अब जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब के बीचों बीच इक्वेटर लाइन जाती है। ऐसे आप लोगों ने क्लास 4 में ग्लोब पढ़ा होगा, ग्लोब ड्रॉ किया होगा। उस इक्वेटर के बीचों बीच जो कॉन्टिनेंट जाते हैं, जो कंट्री जाते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, वो ट्रॉपिकल कहलाता है। अब उसी रीजन में आज हम अफ्रीका के DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फॉर्मली पहले इसको ज़ायरे के नाम से जाना जाता था, अब जो इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं। हम इसी कंट्री के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो पहले ज़ायरे बोला जाता था, इसी रीजन से रिलेटेड हम सारा एक के बाद एक पॉइंट पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द लोकेशन। इसका लोकेशन कहाँ पे है? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट साइड में है। इट इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। मैंने पहले ही बताया, जहाँ से वो इक्वेटर पास होता है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। The equator passes through northern Congo. Some parts of the country are in northern hemisphere and some parts are in the southern hemisphere. It's for this region that it is called an equatorial region. इसलिए इसको equatorial region भी कहते हैं। It was ruled by Belgium from 1885 until it became an independent nation in 1960. Congo occupies the heart of Congo Basin, which is a vast low-lying area surrounded by mountain on 3 sides. इसके 3 साइड में क्या है? माउंटेन्स है। Mount Margarita is the highest peak of the Ruwenzori mountain range. और Ruwenzori mountain range में जो है माउंटेन मार्गरेटा सबसे हाईएस्ट पीक है। The Congo River is the second largest river in Africa after Nile. Nile River से पहला रिवर है जो सबसे बिगेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, और दूसरा रिवर कौन सा है? कॉन्गो। अफ्रीका का दूसरा रिवर लॉन्गेस्ट कौन सा रिवर है? कॉन्गो। The river basin occupies nearly the entire country. This river is also known as Highway of Central Africa. Some of the famous waterfalls are the Limestone Falls, the Victoria Falls, the Stanley Falls, the Inga Falls. The Victoria Falls is the highest waterfall. अब ये जो रेंज है, कॉन्गो का जो रेंज है, ये पूरा रिवर और सी से भरा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जिसमें से हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? विक्टोरिया फॉल। नाउ द सेकंड पॉइंट इज क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यानी जलवायु, यहाँ का एटमॉस्फेयर, जलवायु कैसा है? Being near the equator, the climate is in most of parts Democratic Republic of Congo is very hot throughout the year. The evaporation of water due to the high temperature during the day makes the humidity very high. This causes clouds to build up by the afternoon and rain comes down at evening.
This happens almost every day throughout the year, making the region one of the wettest in the world. अब समझो बेटा, यहाँ पे सब जगह, ज़्यादातर जगह में जो है पानी ही पानी है। वाटरफॉल्स है, लेक्स एंड पॉन्ड्स है, बहुत सारे रिवर्स है, सीज है। चारों ओर पानी होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे दिन का जो टेम्परेचर है वो बहुत हॉट रहता है। हॉट होने की वजह से क्या हुआ, पानी जो है वेपर बन के उठता है, और वेपर बन के उठने से क्या होता है, आफ्टरनून में वो ठंडा हो जाता है और वो क्लाउड का रूप ले लेता है। जब वो क्लाउड का रूप ले लेता है तो शाम तक में क्या होता है, उस क्लाउड से पानी बरसने लगता है। तो मैक्सिमम डेज, ज़्यादातर दिन थ्रू आउट द ईयर शाम को यहाँ पानी बरसता रहता है। Now the third topic is vegetation. In some parts where the climate is not hot and wet, the vegetation is different. Instead of dense forest, grassland with short trees are found here. These grasslands are called savanna. मतलब अगर एक पार्ट में घने घने जंगल है तो दूसरे पार्ट में जंगल तो है पर उतना घना नहीं, वो ग्रासलैंड है। मतलब यहाँ पे ऊंचे ऊंचे घास के फॉरेस्ट है, और वो जो, और वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो शॉर्ट हाइट के होते हैं, वो ज़्यादा लंबे नहीं होते। ऐसे ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, सावना। द नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म एंड रिवर्स। अब लैंडफॉर्म और रिवर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो है DRC जो है माउंटेनियस है, ये चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ भी है। जहाँ वो चारों ओर से घिरा, पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ वो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है, वहीं वो चारों ओर बहुत सारी नदियाँ, लेक्स, रिवर से भी जुड़ा हुआ है, जिनके नामों को हम अभी पढ़ते हैं। There are also several lakes in DRC, such lake as Albert, Lake Edward, Lake Kivu and Lake Tanganyika. Many of these lakes are situated in the eastern part of the country. और ये कौन से पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में। और रिवर्स कौन कौन से हैं, रिवर्स जो है कॉन्गो सबसे सेकंड हाईएस्ट रिवर है, मैंने पहले ही बोला था आपको। नाइल सबसे बड़ा रिवर है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट रिवर कौन सा है, कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द कॉन्गो रिवर बेसिन कवर्स द एंटायर कंट्री। कॉन्गो रिवर बेसिन जो है पूरे कंट्री को कवर करता है। द रिवर कॉन्गो इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म एंड बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड ट्रांसपोर्टेशन। The river Kasai, Sangha, Ubangi, Urubimi and Lulonga are the important tributaries of the river Congo. रिवर कॉन्गो के ट्रिब्यूटरीज, ये कौन से नदियाँ हैं, कॉन्गो एक बड़ी नदी है, लेकिन इन नदी कब बड़ी बनती है, जब छोटी छोटी नदियाँ आके उनसे जुड़ जाती है तो एक बड़ी नदी बड़ी हो जाती है, तो उन नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। समझ में आया बच्चों? Okay, what is economic resource? Let us read. Economic resource. What? The south and east of river Congo are filled with mineral resources such as copper, diamond, gold, silver, zinc, manganese, tin, iron, ore and coal. ये कंट्री जो है मिनरल से रिच है, यहाँ पे मिनरल बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जैसे कॉपर, डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, zinc, manganese, tin, iron, ore and coal. The DRC is one of the major copper producing countries in the world. It is also famous for diamonds and palm oil. It is the richest country in water wealth. A few dams have been built to harness the water resource of the country. ये इस कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कॉपर, और कॉपर पाया जाता है और उसका प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कॉपर बनाया भी बहुत आयत मात्रा में बनाया जाता है। और सेकंड है डायमंड और थर्ड है पाम ऑयल। इन सारे चीज़ों का
यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, बहुत सारे मात्रा में पाया जाता है। रबर इज फाउंड इन अबंडेंस, रबर तो प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ढेर सारी मात्रा में। पीपल हैव एस्टेब्लिश्ड रबर फैक्ट्रीज, रबर टायर्स एंड एक्सपोर्टेड टू अदर प्लेसेस। और मतलब इतने ज़्यादा तादाद में पाया जाता है कि यहाँ पे रबर की फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं और ये रबर के बने हुए टायर्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे कंट्रीज को बेचते भी हैं। Agriculture is also an important economic activity in Democratic Republic of Congo. The main cash crop, cash crop मतलब क्या होता है? What is cash crop? Cash crop उसको कहते हैं जिन क्रॉप्स को, जिन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री को भेजते हैं और उसके बदले में वो कंट्री हमें पैसा देता है, मतलब वो कंट्री हमसे पैसा दे के चीज़ें खरीदता है। ऐसे चीज़ों को बोलते हैं कैश क्रॉप। ऐसे कैश क्रॉप कौन कौन से हैं यहाँ पे? रबर, पाम ऑयल, कॉटन, शुगर, टी, कॉफ़ी, कसावा, ग्राउंडनट, मेज एंड राइस। ठीक है, तो ये कंट्री क्या लगा तुम्हें? कैसा है ये कंट्री? पुअर है कि रिच है? हाँ, बहुत रिच कंट्री है भैया। जो कंट्री कॉपर, डायमंड जैसे चीज़ उपलब्ध कराता है तो वो तो बहुत रिच कंट्री हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। अब यहाँ का एग्रीकल्चर मतलब यहाँ का कृषि, खेती बाड़ी कैसी होती है, क्या पैदा होता है, उसके बारे में। A good number of people in Zaire are engaged in agriculture. The main food crop grown here are cassava, maize and rice. Cassava is a root crop and is their staple food. Thick starchy roots of cassava are dried to make flour known as tapioca. जो इसका जो रूट होता है उसको पीस के जो आटा बनता है उसको टैपियोका कहा जाता है। Some of other chief cash crops are coffee, rubber, tea, cocoa, sugar and palm. The country exports cash crop to other countries. The farmers are still following the traditional and primitive methods of farming. फार्मिंग का जो मेथड है वो अभी तक उनका पुराना मेथड ही है। प्राइमेटिव जो पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसी के मेथड से वो खेती करते हैं। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट फॉर द पीपल लिविंग इन ज़ायरे। दूसरा इम्पॉर्टेंट डाइट उनका फूड का क्या है? फिश। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज। अब हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। अब बेटा जहाँ पे इतना घने पेड़ हैं, घना घना बड़ा बड़ा जंगल है, इतने बड़े बड़े माइंस है, खदान है, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज भी ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा होंगे। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे? Congo has only a few industries and most of them are located in the major cities like Kinshasa, the capital of Congo. Kinshasa क्या है? Capital of Congo. Lubumbashi, Likazi and Matadi. ये कुछ फेमस सिटी है कॉन्गो के, यही 4-5 सिटी जो फेमस है जहाँ पे फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि खान पान उत्पादक कृषि ज़्यादा है तो फूड प्रोसेसिंग का भी काम ज़्यादा होता है। सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है, वेजिटेबल ऑयल एंड सिगरेट की भी बहुत सारी फैक्ट्रीज है, क्योंकि यहाँ पे टोबैको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ मतलब वही है डायमंड, कॉपर। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ वेरी रिच इन मिनरल वेल्थ। इट इज़ रिचेस्ट कंट्री in the mineral in the African continent. Copper, gold, uranium, tin, zinc and diamonds are mined here. It produces more than half of the world diamond. मतलब
आधे वर्ल्ड को डायमंड प्रोड्यूस करके दे सकता है। अगर पता नहीं आपने सुना होगा, नहीं तो आपके गार्जियन ने सुना होगा, एक डायमंड का नाम आता है बेल्जियम डायमंड। जो बेल्जियम टाइप का जो डायमंड होता है वो यहीं पे पाया जाता है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ कॉन्गोज एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स से परिपूर्ण है, भरपूर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अफ्रीका का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री में से एक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का बहुत पुअर है बच्चों। क्यों पुअर है बताओ? इसलिए क्योंकि इतना घना जंगल, इतना पानी है, इतने सारे लेक्स, इतने सारे रिवर्स और इतने पहाड़ पर्वत है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक है, उतना अच्छा नहीं है। इनका मेन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है बोट। इनके पास छोटे छोटे बोट्स होते हैं जिसको कयाक्स बोलते हैं। किंशासा इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर पोर्ट एंड मटाडी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट। किंशासा जो है इनका बिगेस्ट रिवर पोर्ट है, यानी नदी वाला पोर्ट जहाँ से नदियों से सामान जाता है। और दूसरा क्या है? मटाडी। मटाडी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट, यानी समुद्र का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मटाडी। नाउअडेज एयर ट्रांसपोर्ट इज बिकमिंग पॉपुलर। अब जो है वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट भी पॉपुलर हो गया। अब एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए भी सामान वो लोग भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ द पीपल। अब वहाँ के पीपल कैसे होते हैं, किस तरह देखने में होते हैं, कैसी उनकी रहन सहन का तरीका है, उसको हम पढ़ेंगे। अराउंड 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ DRC lives scattered in villages. The remaining 30% lives in towns and cities. Among the tribe, the Bantu tribe is very famous. The people generally have dark complexion with short curly hair. They speak Bantu language and are fond of music and dance. They follow traditional lifestyle and wear colorful dresses. अब देखो पीपल वहाँ के कैसे हैं, देखने में कैसे हैं? देखने में एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन, काले भुजंग। आपने देखा है ना निग्रोस को, साउथ अफ्रीकन को देखा है ना, कैसे साउथ अफ्रीका के लोग जो क्रिकेटर्स हैं कैसे काले काले लंबे लंबे तार जैसे होते हैं, और उनके बाल बिल्कुल छोटे छोटे और कर्ली 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 होते हैं। और वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? बांटू। वहाँ के लोग बांटू लैंग्वेज बोलते हैं। और इनको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? इनको म्यूज़िक और डांस पसंद है, और वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। द ओरिजिनल ट्राइब्स आर पिग्मीज हु आर द शॉर्टेस्ट पीपल in the world with an average height not exceeding than 5 feet. They are good hunters and generally lead a nomadic life, moving about in search of food. अब पहला जो है वो बांटू थे, और दूसरा जो मैक्सिमम पीपल ओरिजिनल पीपल कौन थे? पिग्मीज। अब बांटूस जो है वो लंबे लंबे थे, काले काले भुजंग थे, लेकिन जो ये पिग्मीज है ये 5 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। ये नाटे नाटे बौने बौने होते हैं, और ये देखने में काले होते हैं, और ये नोमैडिक लाइफ जीते हैं। नोमैडिक लाइफ मतलब बंजारे जैसा, मतलब ये एक जगह नहीं टिकते, ये जगह 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 घूमते रहते हैं, मूविंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, और जगह बदलते रहते हैं। Today we have learned social study chapter 4, the tropical wet forest. By the time children you have understood the chapter, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको रीड करिए, इसको बहुत बार रीड करिए, 2-3 बार रीड करिए चैप्टर को। और PDF में जैसे मैंने दिया है, do as done in PDF and learn for the first term exam. Prepare for the exam. Okay children, see you in the next class. Goodbye. Stay safe at home. Bye bye children.